तो इसको समझाने के लिए एक अच्छा तरीका पता है क्या है? अच्छा तरीका ये है सर, ध्यान से देखना, 10 + 10 मैंने जानबूझ के लिखा ताकि मैं आपको डायरेक्ट 20 लिखता फिर एक्सप्लेन करना पड़ता। अब आप समझ पा रहे होगे। सिर से जितना दो आगे बढ़ते जाओगे उतनी चौड़ाई बढ़ती जाएगी ना, तो इसीलिए बोल रहा है कि वो चौड़ाई निकालो जब आप 2 मीटर, सिर से 2 मीटर की दूरी पे गए हो। हेलो हिंदी मीडियम आर्मी में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका शंकु परिच्छेद नाम का चैप्टर है, इसकी विविध प्रश्नावली की। देखो ये चैप्टर तो वैसे काफ़ी आसान है, लेकिन जो इसकी विविध प्रश्नावली के क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी बच्चों को थोड़ा टेढ़े लगते हैं और उनको लगता है कि यार जब पूरा चैप्टर आसान दिया था तो फिर यहाँ पर हमें दिक्कत क्यों हो रही है। दिक्कत इसलिए हो रही होती है सर क्योंकि आप विजुलाइज अच्छे से नहीं कर पा रहे हो। अब तक जो एक्सरसाइज हमने करी वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड थी, ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही है, लेकिन फिगर एक बार आपको अच्छे से बनानी पड़ेगी। जब आप फिगर इसको अच्छे से बना लोगे ना तब आप विजुलाइज कर पाओगे कि इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कैसे हो रहा है। बस इतना सा अंतर है। आज तक आपने इसको जैसे भी पढ़ा है, मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। आपको लगेगा भी नहीं कि आपने जो ट्राई किया था इन क्वेश्चंस को, आपको जो कठिन लग रहे थे असलियत में उतने कठिन हैं भी क्या। आपको खुद यहाँ पर अभी पता लग जाएगा कितने आसान क्वेश्चन है। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है इसमें बोला गया है यदि एक परवलयाकार परावर्तक का व्यास 20 सेंटीमीटर और गहराई 5 सेंटीमीटर है तो इसकी नाभि ज्ञात कीजिए। अब देखो यार, यहाँ पे हमें यह नहीं बताया गया कि परवलय किस तरह का है। अब ये कैसे भी बनाया जा सकता है, तो आप कोई भी एक तरीके से यहाँ पे बना के चलो जिससे आपको आसानी रहे। तो मान लो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। मैंने परवलय कुछ इस तरह से बनाया सर ठीक है। जिसके दिमाग में कंफ्यूजन है कि मैंने इसके शीर्ष को 0 0 पे लिया है, इसका फोकस यानी इसकी नाभि x अक्ष पे ही ली है, जरूरी तो ऐसा नहीं है क्योंकि ये तो ऐसे भी हो सकता है ना, कि भाई जो उसकी नाभि है वो ना तो x एक्स पे हो ना y एक्स पे हो, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। लेकिन अगर आपको यहाँ पर चीज़ें फाइंड आउट करनी है तो कहीं ना कहीं पे तो आपको x एक्सिस y एक्सिस मान के चलना होगा, तभी तो आप निर्देशांक बता पाओगे। अब आपको पता नहीं है कि ये कहाँ है, तो आप पॉइंट ऑफ रेफरेंस कुछ इस तरह से मानो, या फिर ये जो रेफरेंस के लिए एक्सिस ले रहे हो आप इनको इस तरह से मानो कि बिल्कुल सिंपल वाला पैराबोला बने। इसका फायदा क्या है और ये करना अलाउड है क्या, ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ये बिल्कुल अलाउड है। जैसे मान लो आपका घर यहाँ पे है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में पहले यही कंफ्यूजन रहती है, पहले ये दूर कर देता हूँ कि मैंने यही वाला क्यों लिया, और क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि भाई यहाँ पे बोला तो नहीं है कि इसका शीर्ष 0 0 पे है तो मैंने क्यों ले लिया, यहाँ पे बोला तो नहीं है कहीं, या फिर कहीं से पता नहीं लग रहा कि इसका फोकस x अक्ष पे होगा तो मैंने ऐसा क्यों ले लिया। उसका एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ। मान लो ये आप हो, है ना, A4 आपका घर यहाँ पर, ठीक है। आपके बगल में आपका दोस्त रहता है घर B में, और एक घर C भी है आपके पड़ोस में, वहाँ पे आपका एक दूसरा दोस्त रहता है। अब अगर आपसे कोई पूछे, मान लो A से B का डिस्टेंस 5 मीटर है और B से C का डिस्टेंस भी 5 मीटर है, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे कि भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो आप क्या मान के चलते हो? आप यहाँ पर 0 मान के चलते हो, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, इस तरह से 10 मीटर। अब मुझे बताओ कि क्या यहाँ पे सच में 0 0 ही होना चाहिए क्या? नहीं ना, लेकिन आप रेफरेंस के लिए मान के चलते हो कि यार जहाँ से मैं गिनती करना चालू कर रहा हूँ मैं उसको 0 0 मान लेता हूँ। ऐसी आपकी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन आएगी जिसमें आप खुद ये डिसाइड कर रहे होगे कि यार मेरे को जहाँ से मैं शुरुआत कर रहा हूँ ना उसको मैं 0 वाला लेवल लेके चलता हूँ, शुरुआती बिंदु, है ना। जैसे अगर मैं मान लो फर्श पे खड़ा हूँ, है ना, और फर्श से ये पेन की हाइट मान लो 4 मीटर पे उठा रखा है, तो मैं कहूँगा यार ये 4 मीटर की ऊंचाई पे पेन है, तो इसका मतलब मैं 0 0 यानी कि इसकी हाइट 0 कहाँ कंसिडर कर रहा हूँ, बिल्कुल जमीन पे। लेकिन सोचो यही चीज़ अगर मैं छत पे खड़ा हो जाऊँ अगले फ्लोर पे, और फिर से मैं बोलूँ कि यार इसकी हाइट 4 मीटर है, तो इसका मतलब क्या है कि उस टाइम पे जब मैं छत पे खड़ा हूँ तो जो छत है ना मैं उसको 0 0 मान के चल रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि भैया ये रेफरेंस के लिए आप मान सकते हो, तभी तो आप चीज़ को एक्सप्लेन कर पाओगे, ठीक है। तो अभी रेफरेंस के लिए मैंने क्या माना कि इसका शीर्ष 0 0 पे है, यानी कि ये बिंदु मूल बिंदु है, ठीक। अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा आसान है। इसमें क्या कह रहा है कि परवलयाकार परावर्तक का व्यास 20 सेंटीमीटर है। अब मैं क्या करता हूँ सर, ठीक है, मैं इसका व्यास बना देता हूँ कहीं पर, ठीक है। ये रहा इसका व्यास, ठीक है। ये जो व्यास है ना सर ये 20 सेंटीमीटर है। जैसे अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये भी आएगा कि यार जो वृत्त होता है वहाँ तो समझ में आता है हमें कि भाई व्यास है तो मतलब सेंटर से होके जा रहा है, ठीक है। ऐसा लाइन सेगमेंट जो सेंटर से होके जाए और परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाता है उसे हम व्यास कहते थे। यहाँ पर व्यास का क्या मतलब है? यहाँ तो देखो बहुत सारे व्यास हो सकते हैं सर,
इसको भी आप व्यास की तरह ट्रीट कर सकते हो, इसको भी 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 ट्रीट कर सकते हो, जो आपने नाभि लंब जीवा पढ़ी थी उसको भी ट्रीट कर सकते हो व्यास की तरह। ठीक है, तो मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई ऐसा कोई फिक्स व्यास नहीं होता, कहने के लिए व्यास बोल दिया है। यहाँ पे अगर आप व्यास बोल रहे हो तो आपको ये बताना पड़ेगा कितनी गहराई पे आप ले रहे हो, मतलब क्या कि इस शीर्ष से कितनी दूरी पे लिया है वो भी मेंशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं पास आऊंगा, देखो व्यास छोटा हो गया, और पास आ रहा हूँ व्यास छोटा हो गया, और पास आ गया इस शीर्ष के व्यास छोटा हो गया। तो ये सारी क्लियरिटी आपके दिमाग में अगर है तो फिर ये एक्सरसाइज इजी है। तो मतलब यहाँ पर देखो बताया भी गया है कि व्यास 20 सेंटीमीटर तब आता है जब गहराई 5 सेंटीमीटर हो। तो कहने का मतलब है साहब, ठीक है, देखो थोड़ा टाइम लगेगा, टेंशन मत लेना, बट आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा सवाल, है ना। जब ये गहराई 5 मीटर है तब ये व्यास 20 मीटर है। तो ये गहराई जो है ना सर, ये आ गई 5 मीटर और ये व्यास कितना है 20। अब मैं इस 20 को तोड़ के लिखता हूँ 10 + 10, यहाँ पे मैंने लिखा 10, यहाँ पे लिखा 10, 10 मीटर 10 मीटर। अब ऐसा क्यों है सर? देखो ऐसा इसलिए है ताकि हमें कोऑर्डिनेट्स अगर किसी चीज़ के निकालने हो तो वो आसानी से निकल जाए। कैसे सर? ध्यान से देखो, अगर मैं ये एक्स एक्सिस मान के चल रहा हूँ, ये वाई एक्सिस मान के चल रहा हूँ, तो आपको साफ साफ नज़र आ जाएगा सर। अब आपको साफ साफ नज़र क्या आ जाएगा? आपको साफ साफ ये नज़र आ जाएगा कि ये वाला जो बिंदु है इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे? x5 y10। ध्यान से देखो, ठीक है भाई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 है ना, देखो ये 5 है तो ये भी 5, मतलब x तो 5 हो गया। अब y क्या, ये x एक्सिस पे y 0 होगा। कितनी हाइट पे ले रहे हो आप? 10 की हाइट पे। 10 ही क्यों है सर? क्योंकि 10 + 10 20, ये टोटल 20 था। अगर मैं इस बिंदु को नाम दे दूं ना सर ए बी, ये a हो गया और ये वाला बिंदु जो है इसको b मान लूँ, तो a b 20 दिया गया था। 10 + 10 मैंने जानबूझ के लिखा ताकि मैं आपको डायरेक्ट 20 लिखता फिर एक्सप्लेन करना पड़ता। अब आप समझ पा रहे होगे, यहाँ तक बात समझ में आ गई? यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलिए, तो अब देखो ये क्वेश्चन कितना आसान है। मैं क्या बोलूँगा यहाँ पर, ठीक है, मैं कहूँगा माना जो शीर्ष है इसका, क्योंकि हमें कोई तो रेफरेंस मानना पड़ेगा, शीर्ष जो है वो क्या है 0 0, शीर्ष क्या है 0 0, तथा जो नाभि है सर वो मैंने कहाँ पे मान ली है? नाभि मैंने मान लिया है a, 0 यानी x पे। अच्छा, अब हम ऐसा भी कर सकते हैं एंड में कि हम इसकी नाभि को कुछ इस तरह से बताएं कि उसमें इन एक्सिस की जरूरत ही ना पड़े। जो क्वेश्चन में बताया गया था उसी के टर्म में आंसर बता दिया। अभी मैं उसको भी करके दिखा दूंगा, सेम क्वेश्चन में ही आ जाएगा। ठीक है, देखो इतनी बात समझ में आई। अब आपको पता है कि अगर ये परवलय है सर, अगर ये परवलय है तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है या ट्रिक भी बताया हुआ है कि इस परवलय का समीकरण क्या हो गया? एक्स की तरफ खुलता है, पॉजिटिव एक्स की तरफ, यानी +4ax आएगा। और कि कौन सा वेरिएबल बच गया? y, तो y का स्क्वायर आएगा। अब हमें पता है कि प्रश्न के अनुसार अगर हमने आकृति ये बनाई है तो ये जो परवलय है ये 5,10 से होकर जाता है ना। हम बोलेंगे आकृति अनुसार, ठीक है ना, आकृति आपको बना के दिखानी पड़ेगी यहाँ पे भाई। आकृति अनुसार परवलय जो है ये 5,10 से होकर जाता है। ठीक है, अगर ये 5,10 से होकर जाता है सर, तो इसका मतलब है y की जगह पे आप 10 पुट कर सकते हो, y का स्क्वायर है यानी कि 10 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या? 4ax, x की जगह पे आप 5 पुट कर सकते हो सर। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या होगी? देखो 10 का स्क्वायर 100, 4 पंजे 20, यानी a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100/20 यानी कि 5। ठीक है, तो इसका मतलब सर, इसका मतलब जो फोकस है इसको मैंने a, 0 बोला था, असलियत में ये हो गया 5,0। लेकिन वही कंफ्यूजन कि यार जरूरी तो नहीं है कि x पे ही हो। अगर आपको ऐसे आंसर नहीं लिखना तो आप इसका एक और तरीका है सर कि ध्यान से देखो कि यहाँ पर अगर ये गहराई 5 है, देखो ये 5 है ना, तो ये भी 5 हुआ और हमारा फोकस भी 5,0 पे आ रहा है, यानी कि हमारा फोकस बिल्कुल बीच में आ रहा है। जो ये व्यास दिया गया था व्यास के बिल्कुल बीचों बीच आ रहा है। तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि नाभि व्यास के मध्य बिंदु पे है। अब अगर मैं ये लिखता हूं कि नाभि व्यास के मध्य बिंदु पे है तो मैंने एक्सिस के रेफरेंस में नहीं बताया, मैंने इसी के रेफरेंस बना लिया। अब ये जहां भी बनेगा, अगर ऐसे बनेगा तो इसकी नाभि मतलब व्यास यहाँ होगा तब उसको यहाँ पे ले लोगे आप। ठीक है, मतलब कैसे भी बन जाए फिर उस केस में, इसलिए ज्यादा अच्छा रहेगा हम बोलेंगे नाभि जो व्यास दिया गया था उसके मध्य बिंदु पे है। नाभि
व्यास के मध्य बिंदु पे। समझ में आ गया ना, क्योंकि ये टोटल 5 दिया था, हमने देखा यार ये भी 5,0 पे आ रहे नहीं, वहीं पे आ रहा है। ठीक है, तो ये था ये पहला सवाल। अब आप कहोगे एक्सप्लेनेशन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा है। हाँ भाई लगा है, समझाने अगर आपको पूरा अच्छे से समझना है तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, बट आपको फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कह रहा है एक मेहराब परवलय के आकार का है और इसका अक्ष ऊर्ध्वाधर है। मेहराब 10 मीटर ऊंचा है और आधार में 5 मीटर चौड़ा है। यह परवलय के 2 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, परवलय के 2 मीटर की दूरी पर शीर्ष से कितना चौड़ा होगा। अगर आप ये वाला एक क्वेश्चन समझते हो ना, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो क्लियर हो जाएंगे। देखो ध्यान से देखना, परवलय के आकार का मेहराब है, इसका अक्ष कौन सा है, वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर जो खड़ा है, तो हम मान लेते हैं कि y जो है ना, यही इसका अक्ष हो गया सर। ठीक है, y अक्ष, क्योंकि आप सबसे सिंपल ऐसे पॉइंट ऑफ रेफरेंस या फिर एक्सिस ऑफ रेफरेंस लेके चलोगे। ठीक है, तो ये मान लिया मैंने। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये 10 मीटर ऊंचा है। मतलब मैं क्या करता हूँ सर, ध्यान देना, है ना, जो ये मेहराब है इसकी ऊंचाई मैं अभी कितनी लेके चल रहा हूँ, ठीक है, 10 मीटर यहाँ तक मान लो। ठीक है, यानी इतना मैं लेके चल रहा हूँ, इसकी ऊंचाई 10 मीटर ऊंचा है। ठीक है, ये 10 मीटर की ऊंचाई है इसकी, है मेहराब की। ठीक है, और इसका एक्सिस क्या है, वर्टिकल एक्सिस, ऊर्ध्वाधर एक्सिस। ठीक है, अब आगे कह रहा है आधार में ये 5 मीटर चौड़ा है, यानी इसको जो चौड़ाई है वो 5 मीटर है। अब जो चौड़ाई 5 मीटर है ना, मैं जानबूझ के उसको ऐसे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, एक बार यहाँ पर याद रखना कि इस चैप्टर की जो मिसलेनियस फिगर आपने एक बार अच्छे से बना ली, क्वेश्चन समझ लो, हो गया। ठीक है, देखो मैं क्या करता हूँ, ये टोटल यही तो चौड़ाई है, जिसका आधार है, चौड़ाई कितनी है, 5 मीटर। मैं 5 मीटर को ना ऐसे लिख रहा हूँ कि भाई ये जो है इतना, ये हो गया 5 का आधा, यानी कि 5/2 मीटर। ठीक है, और ये भी कितना हो गया, 5 का आधा यानी 5/2 मीटर, है ना, ये 5/2 मीटर, सब कुछ मीटर में है सर। ठीक है, और ये भी हो गया 5/2 मीटर। क्लियर होगी बात। देखो 5 का आधा टोटल 5 हो गया। अब मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, अभी आपको समझ आ जाएगा। देखो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तब आप ये आराम से सोच पाओगे कि यार ये जो बिंदु है ना, इसके निर्देशांक मुझे पता लग गए सर। कैसे, देखो ना भाई, यहाँ पर अगर आप देखोगे इसका x कितना आएगा भाई, चाहे आप यहाँ से देखो चाहे यहाँ से देखो, x कोऑर्डिनेट मिल गया 5/2, कितना मिल गया, 5/2, कोमा y कितना आएगा, यही ऊंचाई y है और यहाँ से लेके यहाँ तक देख लो आप, चाहे 10 है वो, तो यानी कि ये कितना हो गया 10। यानी कि जो परवलय है वो 5/2 कोमा 10 से पास करता है यहाँ से, है ना। परवलय की इक्वेशन में x की जगह पे ये, y की जगह पे वो रखोगे, a मिल जाएगा सर। इतनी बात समझ में आई। आगे देखो क्वेश्चन में पूछा गया, उसका भी ध्यान रखना। जो क्वेश्चन में पूछा मैं उसको गुलाबी कलर से दिखाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा ये है सर कि 2 मीटर की दूरी पर शीर्ष से कितना चौड़ा होगा। 2 मीटर की दूरी, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे लिखना था शीर्ष से 2 मीटर की दूरी पर ये कितना चौड़ा होगा। शीर्ष देखो इसे बोलते हैं, है ना, इसको क्या बोलते हैं सर अपन, इसको हम बोलते हैं शीर्ष। तो शीर्ष से 2 मीटर की दूरी, यानी कि 2 मीटर ऊपर आ जाओ, तो शीर्ष से 2 मीटर ऊपर मान लो यहाँ पे आ गए। ठीक है, शीर्ष से 2 मीटर, ये रफ फिगर है सर, ये मत सोचना कि मतलब कहाँ पे आएगा, ये बस ऐसे ही। ठीक है, शीर्ष से 2 मीटर की दूरी पे चौड़ाई बतानी है सर। देखो यार, शीर्ष से जितना दो आगे बढ़ते जाओगे उतनी चौड़ाई बढ़ती जाएगी ना, तो इसीलिए बोल रहा है कि वो चौड़ाई निकालो जब आप 2 मीटर, शीर्ष से 2 मीटर की दूरी पे गए हो। समझना की बात। तो इसका मतलब क्या है, किसी एक तरफ का निर्देशांक देखो, यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो ये जो बिंदु है, ठीक है, ठीक है, इसको नाम दे दूँ क्या, मैं इसको नाम दे दूँ क्या, चलो इसको मैं बोल देता हूँ ए और इसको नाम देता हूँ बी सर। जो बिंदु बी है ना, ध्यान से देखना, इसमें x कितना है मुझे नहीं पता, मान लेते हैं x1। ठीक है, यहाँ से इतने को मैंने x1 बोल दिया सर, यानी कि जो इसकी चौड़ाई निकालने को बोल रहा है ना, वो x1 का डबल हो जाएगी। x1 इधर है तो x1 इधर, चौड़ाई टोटल कितनी होगी, 2x1, है ना, इसको c बोल दे रहा हूँ, चौड़ाई है bc, तो bc क्या हो जाएगी 2x1, यानी x1 अगर मुझे पता लग जाए काम बन जाएगा। तो यानी x कोऑर्डिनेट इसका हो गया x1 और y कोऑर्डिनेट हो गया सर 2। कैसे पता लग रहा है, 2 की ऊंचाई पे है ना, यहाँ पे देखो ना ऊंचाई कितनी है 2, तो y कोऑर्डिनेट b का कितना हो गया 2। अब देखो कितना आसान सा सवाल बन गया। एक बार आप इसका समीकरण लिखो, इसमें x y की जगह पुट कर दो, a मिल जाएगा। दोबारा से समीकरण लिखो, a की वैल्यू जो वहां से आई वो रख दो, x y ये रख दो, x1 निकल जाएगा, हो गया यार। ठीक है, तो यहाँ से अब इसको करके कैसे दिखाएंगे, तो बस फिगर बनाने का तरीका था। अब करके कैसे दिखाएंगे, ध्यान से देखना, है ना, इसको हम कैसे करेंगे ध्यान से देखना। हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे यहाँ पर चलो इसको नाम दे देते हैं, a है, b है, c है,
ये वाला पॉइंट मैंने डी बोल दिया और इसको बोल दिया ई। तो यहाँ से ए ई जो है ना सर, ए ई वो हमें 5 सेंटीमीटर सॉरी मीटर दिया गया था। इसका मतलब सर डी या फिर ए डी ये हो जाएगा 5/2 मीटर, है ना। और इस शीर्ष को मैं अगर ओ बोलूँ तो ओ डी जो है ये 10 मीटर दिया गया था, है ना। इसका मतलब ए के निर्देशांक, ध्यान से देखना, इसका मतलब जो ए पॉइंट है उसके निर्देशांक, ठीक है, क्या हो जाएगा, ए के लिए x कितना हो गया 5/2, जो मैंने फिगर में दिखाया है मैं उसको ऐसे लिख रहा हूँ, और y कितना हो जाएगा सर 10 हो जाएगा, ठीक है। और परवलय चित्र के अनुसार जो हमने माना है ना, फिगर बना देना टीचर समझ जाएंगे। उसके जैसे परवलय जो है उसका समीकरण देखो y की तरफ खुल रहा है, यानी कि प्लस y की तरफ, प्लस 4ay बराबर क्या हो जाएगा x², है ना। लेकिन, है ना, हम यहाँ पे बोलेंगे परंतु यह है, यानी कि जो परवलय है यह है इस बिंदु से, है ना, यह है बिंदु ए यानी कि 5/2, 10 से गुजरता है या 10 से होकर जाता है, ठीक है। अब अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब x की जगह पे हम 5/2 रखते हैं, x की जगह पे 5/2 रख दो सर, तो ये हो जाएगा 5/2² बराबर 4a, y की जगह 10 रख दो सर, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 5² हो गया 25, 2² हो गया 4, और यहाँ पे आ गया 4 × 10 यानी कि 40a। तो यहाँ से अगर आप इसको थोड़ा और सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 5 से काट सकते हो इसको, 5 × 5 = 25, 5 से काटोगे 5 × 8 = 40, a की वैल्यू जाएगी 5/32, है ना, ये आएगा ना 8 इधर, 8 × 4 32, 5/32, तो a की वैल्यू आ गई 5/32, a की वैल्यू मिल गई, ठीक है, 5/32। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत होनी चाहिए नहीं वैसे, ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल सिंपली आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये कैसे हुआ है सर, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब हमसे क्या बोला गया था, शीर्ष से 2 मीटर की दूरी पर चौड़ाई, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा माना शीर्ष से 2 मीटर की दूरी पर चौड़ाई बराबर, चौड़ाई कितनी है सर, BC, जिसको मैंने 2x1 बोला है। BC क्या है असलियत में, 2x1 है सर, x1 मत लिखना, x1 तो सिर्फ इतना है, असलियत में चौड़ाई ये पूरी है 2x1, है ना। इसका मतलब क्या हो गया सर, कि जो बिंदु B है, B में अगर 2x1 है तो x1 रहेगा, x1, और y कितनी है सर 2, है ना, ये परवलय पर है, फिर से समझ लो सर, जो मैंने यहाँ पे आपको फिगर में समझाया था शुरू में वही लिख रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि माना शीर्ष से 2 मीटर की दूरी पर जो चौड़ाई है वो BC है, जो कि मैंने 2x1 बोल दिया। 2x1 मतलब ये पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी चौड़ाई अगर 2x1 है तो जाहिर सी बात है ये x1 होगा। अगर ये x1 है तो b का x कोऑर्डिनेट x1 हो गया, और हमने 2 मीटर ऊपर लिया है तो y कोऑर्डिनेट 2 हो गया। तो इसीलिए मैंने लिखा कि शीर्ष से 2 मीटर की दूरी पर चौड़ाई BC है, जो कि 2x1 है। अगर वो 2x1 है तो b कोऑर्डिनेट रहेंगे x1, 2, ये 1 लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से अपने पास क्या है, अपने पास क्या है, x², परवलय की इक्वेशन क्या थी, x² = 4ay। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज रख दो, काम बन जाएगा। ध्यान से देखना, x की वैल्यू क्या है सर, यहाँ पर x1, तो x की जगह मैंने x1 लिख दिया। यहाँ पर है 4, a की वैल्यू क्या निकली अपने पास 5/32, तो a की जगह मैंने 5/32 रख दिया। साथ में y की वैल्यू क्या है सर 2 है ना, यहाँ पे x की जगह x1, y की जगह 2 रखना है और a की जगह 5/32 रखना है, बस इतना ही करना है, हो जाएगा। अब इसके बाद देखोगे, अब देखो यहाँ पे 4 दूनी 8, 8 चौक 32, यानी कट के आ जाएगा 5/4। x1 का स्क्वायर कितने से काटोगे ना, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, यानी 5/4।
है ना। तो यानी कि यहाँ से क्योंकि x डिस्टेंस है तो नेगेटिव तो होगा नहीं, तो x क्या हो जाएगा √5/√4 यानी कि 2। प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिस्टेंस है तो नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, x1 इतना आ गया सर। तो यहाँ से है ना जो चौड़ाई थी हमसे वो पूछा गया था BC, यानी चौड़ाई जो हमसे पूछी गई थी चौड़ाई, ठीक है, यानी कि BC वो असलियत में कितनी थी, x1 थोड़ी थी, वो तो 2x1 थी सर। वो कितनी थी 2x1, यानी कि कितना हो जाएगा 2 गुणा में x1 की वैल्यू क्या आई है √5/2। 2 से 2 कट जाएगा, ये बचेगा √5। √5 की वैल्यू निकालोगे लगभग 2.23 है ना, इतना आएगा मीटर। ये लगभग है सर, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। आपको अंडर रूट निकालना आता होगा, नहीं आता है तो निकालना सीख लेना सर, काम आएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि रूट कैसे निकाला जाता है, वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो ये हो गया। ठीक है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है एक सर्वसम भारी झूलते पुल की केबल परवलय के रूप में लटकी हुई है। सड़क पर जो क्षैतिज पथ है वो 100 मीटर लंबा है तथा केबल से जुड़े ऊर्ध्वाधर तारों पर टिका हुआ है, जिससे सबसे लंबा तार 30 मीटर का और सबसे छोटा तार 6 मीटर का है। मध्य से 18 मीटर की दूरी पर सड़क पथ से जुड़े समर्थक तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन क्यों कठिन लग रहा है, क्योंकि आप इसको विजुलाइज नहीं कर पा रहे हो। देखो आपने ऐसे पुल देखे होंगे सर, ठीक है, ऐसे पुल देखे होंगे। जो ये पुल है ना, ठीक है, ये तारों से लटके रहते हैं। ठीक है ना, आप देखोगे जैसे यहाँ पे खंभा लगा दिया जैसे समुद्र के अंदर, और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे तार लटका दी सर, है ना। और आप देखोगे कि इस तार से ये पुल ऐसे बांध दिया, यहाँ से 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 ऐसे बांध दिया, है ना। अभी आपको ये नहीं लग रहा होगा, अजीब सा लग रहा होगा, बट मैं और आगे बनाता हूँ समझ में आएगा। ठीक है, अब ऐसे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर ऐसे जुड़े होते हैं और ये तारें यहाँ पर ऐसे जुड़ी होती हैं। अब आपको शायद थोड़ा थोड़ा विजुलाइज हो रहा हो, आपने मूवीज़ वगैरह में ऐसा, खास करके जो बाहरी कंट्रीज़ की मूवी हैं उसमें से देखा होगा। ठीक है, कैसे तार होता है, उसमें से तार लटके रहते हैं और उस पे से ये जो पुल ये है सर, ये जो है ना रास्ते जिसकी बात की है वो ये पुल है। समझ में आया। अब अगर आप इसमें एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करो सिर्फ इतना, तो ये आपको एक परवलय के आकार का बोला गया है इस क्वेश्चन में। ठीक है, और आपको ये पूरा नहीं देखना है, आपको बस एक छोटा सा हिस्सा देखना है इसका। ठीक है, तो मैं इसको मिटा के दोबारा बना रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, तो देखो हुआ कुछ ऐसा है सर कि मान लो ये है अपना पुल है सर, ये अपना पुल है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये है अपना पुल, ये येलो वाला। ठीक है, लेकिन अब ये लटका हुआ है जैसे मैंने अभी आपको बताया था, है ना। तो यहाँ पे मैं एक परवलय बनाता हूँ पहले। ठीक है, परवलय मैं बनाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से लटकाया गया है, कैसे, रस्सियों से, सपोर्टिंग वायर। ठीक है सर, तो यहाँ पर देखो, ठीक है, इस तरह से इस पुल को लटकाया है। ये सारे सपोर्टिंग वायर हैं सर। ठीक, अब यहाँ पे बोला क्या गया है कि जो सबसे लंबा तार है सपोर्टिंग वायर वो 30 मीटर का है। सबसे लंबा देखो, ये छोटा तार, उससे बड़ा तार, उससे, जैसे सब किनारे पे जाओगे तार की लंबाई बढ़ती जाएगी। ये बड़ा वाला जो तार है ना, ये 30 मीटर है सर। ठीक है, मैं तार की नाम देता हूँ ए, इस पॉइंट को नाम देता हूँ बी। तो ए भी 30 मीटर, चाहे उधर से देखो चाहे इधर से देखो। और जो सबसे छोटा तार है वो 6 मीटर है सर। सबसे छोटा तार ये है, 6 मीटर। ठीक है, अब इससे पहले कि मैं इस क्वेश्चन को और आगे ले जाऊं और आपको ये समझाऊं कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है, मैं यहाँ पे एक्सिस बना देता हूं ताकि आगे की चीज़ समझानी आसान हो जाए। ठीक है, तो जो एक्सिस हैं सर, ठीक है, जो एक्सिस हैं उनको ड्रॉ करता हूँ मैं। किस कलर से ड्रॉ करूँ, ग्रीन से ड्रॉ कर लेते हैं। अब आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखो जहाँ पे इसका शीर्ष है ना, वहाँ 0 0 रखने की कोशिश करना। भाई शीर्ष देखो कहाँ है, पैराबोला तो यहीं बन रहा है ना, यही तो बन रहा है पैराबोला, परवल है, तो इसका शीर्ष यहाँ पर है। क्योंकि जो शीर्ष होगा जहाँ पे, वही सबसे नीचे वाला पॉइंट होगा, उसी से वायर की लंबाई सबसे कम होगी। तो ये एक्स एक्सिस हुआ अपना, और यहीं से वाई ड्रॉ कर दो सर। ठीक है, ये वाई हो गया। क्लियर होगी बात। ठीक है, अब ये 6 मैं बना दूंगा दोबारा। अब देखो ठीक,
ये यहाँ से इस पॉइंट को ओ बोलते हैं शीर्ष को, और यहाँ तक, ठीक है, ये है 6 मीटर। क्लियर होगी बात। अब हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था कि मध्य से अगर 18 मीटर की दूरी पे हम आ जाएं, चाहे पुल के मध्य की बात करो या इसके मध्य की बात करो, दोनों से 18 मीटर दूरी है ना, उधर लेना है, ठीक है। इससे 18 मीटर की दूरी पर है ना, दूर सड़क पथ से जुड़े, ठीक है, तार की लंबाई 18 मीटर दूर है ना, यहाँ से 18 मीटर मान लो यहाँ पे आता है ना, ये है वो 18 मीटर वाला वायर। चाहे आप वहाँ से देख लो या फिर आप एक काम करो, ठीक है, आप यहाँ से देख लो, यहाँ से यहाँ तक मान लो ये है 18 मीटर है। कितना मीटर है सर? 18 मीटर है। यहाँ से वायर की लंबाई, अब याद रखना वायर की लंबाई को मैं क्या बोलता हूँ, देखो ध्यान से देखो, वायर की लंबाई को मैं क्या बोलता हूँ, अभी मैं लिख के बाद में दिखाऊंगा। वायर की लंबाई को बोलता हूँ 6 + y1। ये क्या बात हुई, देखो ना, ये जो दूरी है ये 6 है सर, ये दूरी क्या है, 6 है सर, और ये दूरी क्या है, ये है y1। तार की लंबाई क्या है सर? तार की लंबाई ये पूरी है ना। तार को अगर मैं नाम देना चाहूँ आपको समझाने के लिए, तो ये बिंदु P समझो और ये बिंदु Q समझो, तो तार तो पूरा PQ है सर। तार क्या है? PQ, जो कि आता है 6 + y1। समझ में आ गई बात? 6 + y1। क्यों? क्योंकि ये दूरी 6 है तो ये भी 6 होगा। अच्छा, तो यहाँ से यानी कि मुझे P के निर्देशांक पता लग गया सर। P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे फिर? P का x निर्देशांक हो गया 18, क्योंकि इधर से 18 आगे जा रहे हैं। मूल बिंदु मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, तो इससे 18 गया तो x निर्देशांक हो गया 18, और P का है ना, ये P के निर्देशांक की बात हो रही है, P का y निर्देशांक हो गया y1। अब अगर मैं y1 पता लगा लूँ तो y1 इतना होगा, y1 में 6 जोड़ दूंगा तो 6 + y1 ये पूरा PQ मिल जाएगा, तार की लंबाई मिल जाएगी जो 18 मीटर। उधर देख लो इधर देख लो, दोनों से लंबाई वैसी आएगी, ठीक है। लेकिन उसको निकालने के लिए मुझे पहले B के निर्देशांक भी तो पता है, इससे काम चला लूंगा मैं A निकालने के लिए। कैसे? ध्यान से देखो, यहाँ पर मुझे पता है कि जो पुल है ना, इसकी लंबाई 100 मीटर थी सर। अब अगर इस गेम को देखा जाए अच्छे से, तो 100 मीटर का मतलब हो गया 50 मीटर इधर होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक होता है पैराबोला, तो 50 मीटर ही इधर होगा। पैराबोला बिल्कुल ऐसे बीच से जाएगा ना, तो बीच वाला जो पॉइंट है इसके 50 इधर पुल होगा, 50 इधर पुल होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम देखें तो x निर्देशांक आएगा 50। बी बिंदु का देखो, बी बिंदु के लिए देखना, ये बी बिंदु के लिए x देखोगे ना, x कितना है, ये 50 है, तो भाई ये भी तो 50 होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। और y निर्देशांक होगा 24। बहुत सारे बच्चे 30 सोच रहे होंगे, 24 होगा सर। 24 क्यों होगा सर? 24 इसलिए होगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ए बी 30 है सर, जिसमें से इतने की बात करें तो ये 6 है, तो ऊपर वाला हिस्सा 24 ही तो बचा भाई। 6 में, क्योंकि हमने एक्स एक्सिस इसको माना है, इसको, तो इसके ऊपर तो 24 ही होगा, इसके नीचे 6 है सर। एक्स एक्सिस ये वाली लाइन है ग्रीन वाली, अगर एक्स एक्सिस ये होता तो हम वाई को पूरा लेते ना 30, लेकिन हमने इस ग्रीन को माना है, बस यही गड़बड़ी कर जाते हैं लोग, ठीक है। तो ये 6 मीटर है और ये 24 मीटर है सर। अब ये बन गई फिगर। अब देखो, अब अगर आपने इतना विजुलाइज कर लिया तो इस पे 2 पॉइंट मिल गए। एक पॉइंट है 50,24, पैराबोला की इक्वेशन में लिखो, ए निकल गया। दूसरा पॉइंट है ये वाला, यहाँ पे रखोगे, ए की वैल्यू रखना है, ये दोनों वैल्यू रखना, y1 निकल जाएगा। जैसे ही y1 निकला, y1 में 6 जोड़ो, तार की लंबाई यानी कि PQ निकल गया। बस यही हमसे पूछा था। अब इसको करके कैसे दिखाएंगे उसकी भी बात कर लेते हैं सॉल्यूशन में, ठीक है। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया। अब जरा देखना, ठीक है। अब मैं बोलूँगा हमने प्रश्नानुसार आकृति बनाई, क्योंकि यार सारी चीज़ लिखने का टाइम नहीं है, इतनी कहानी लिखने नहीं बैठेंगे हम यहाँ पे। हम बोल देंगे भाई जो प्रश्न बोला था वैसे आकृति हमने बना दी, अब इसको देख के हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? अब जरा ध्यान से देखो, पहले हम बात करते हैं ए बी की, है ना। इसमें ए बी कितना दिया गया था? 30 मीटर, ठीक है। इस पॉइंट को मैं, ठीक है, ये जो पॉइंट है ना, ये वाला, ठीक, इसको मैं बोल देता हूँ पॉइंट आर। क्या बोल देता हूँ? आर, ठीक है। मैं यहाँ से बोलूँगा कि जो बी आर है, ठीक है, यहाँ पर जो बी आर है वो कितना हो जाएगा, पूरा आपको करके दिखाना, 30 - 6 कर दो, सीधा समझ जाएंगे टीचर, 24 मीटर। तो बी आर आ गया 24 मीटर,
ठीक है। और ओ आर कितना हो गया सर, ओ आर 100 का आधा 50 मीटर। ध्यान से देखना, ओ यहाँ पर है, आर यहाँ पे है सर। ओ आर मतलब ये आधे पुल की लंबाई, इतना पुल 100 था तो ये 50 हो गया, 100 का आधा। तो इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है x 50 और y 24 b का इंसान हो गया, है ना। इसका मतलब कि जो बिंदु b है जिसका x कितना है 50, y कितना है 24, परवल है, ये परवल है। कौन से परवल है भाई, इसका ऊपर क्या है yx की तरफ खुल रहा है यानी 4ay, यानी कि ये परवल है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay पर है। फिर से समझ लो जिसको नहीं समझ में आया, मैंने कहा कि जो बिंदु B है जिसका x निर्देशांक 50, y निर्देशांक 24 है, ये परवल है इस वाले पर है। अगर इस वाले परवलय पे है इसका मतलब क्या है सर, x की जगह पे 50 यानी 50 का वर्ग बराबर 4a, y की जगह 24, ये आ गया सर, है ना। तो यहाँ से a का मान कितना हो जाएगा, a का मान कितना हो जाएगा, है ना। 50 का स्क्वायर होता है 2500। अब 2500 को मैं जानबूझ कैसे लिख रहा हूँ, 25 गुणा में 100, जानबूझ कैसे किया है, क्योंकि काटने में ऐसा नहीं होता, वो 4 नीचे आएगा, उधर का 24 भी नीचे आएगा, काटने में आसानी ऐसे होगी सर, 4 को 100 से काटोगे तो कितना आता है 25 आता है, इसलिए। ठीक है, तो मतलब मैं यहाँ क्या करूँगा, देखो इसके बाद, ठीक है, यहाँ पर तो 4 से काटा, ये आ गया 25, 25 गुणा 25 625 बटे में 24, यानी कि a की वैल्यू आ गई 625 बटे में 24। देखो यार कितनी आसानी से अब a निकल गया, है ना, a पता लग गया सर मुझे। ठीक है, जैसे a पता लगा, अब मैं क्या बोलूँगा, अब देखो यहाँ से, अब मैं बोलूँगा यहाँ से, अब मैं बोलूँगा माना मध्य से 18 मीटर दूरी पर तार की लंबाई PQ है। ठीक है, और PQ को मैंने कितना बोल दिया, y1 प्लस में 6। क्या बोल दिया मैंने, PQ को y1 प्लस में 6, ये y1 ये 6। तो इसका मतलब p के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, y1 y निर्देशांक और x क्या है 18, है ना। इसका मतलब जो बिंदु P है जिसका x निर्देशांक 18 है, y निर्देशांक y1 है, ये परवलय पर है। बस यार अब हो गया सवाल। ठीक है, अगर ये परवलय पर है, परवलय के समीकरण क्या है, 4a के साथ क्या आ रहा है y, और यहाँ पे क्या आ रहा है x स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो ना, x की जगह क्या रख सकते हो 18, तो यहाँ हो जाएगा 18 का स्क्वायर 4a की वैल्यू क्या है 625 बटे 24, तो यहाँ आ जाएगा 625 बटे में 24 इंटू में y की जगह क्या है सर y1 है, y1 निकलते ही तार की लंबाई निकल जाएगी, 6 जोड़ना रहेगा उसमें। ठीक है, तो 18 का स्क्वायर होता है 324, नीचे वाला देखो यहाँ पर क्या कट रहा है क्या कुछ, हाँ 4 एकम 4 4 6 24, यानी नीचे वाला 6 इधर गुणा में आ जाएगा और ऊपर वाला 625 इधर आ जाएगा, बराबर बचेगा y1। यानी कि y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 6 गुणा में पहले गुणा कर लो, 4 गुणा ऐसे ही कर लो ना, 3 6 18, 1800 हो गया, 300 गुणा 6 और 20 गुणा में 6 120, यानी 1920 और 4 6 24 1944। ठीक है, 1944 बटे में 625 है सर। ठीक है, इसको काटोगे तो लगभग 3.11 है ना, ये लगभग आएगा इतना, करके देख लेना चाहे तो। तार की लंबाई सर, अब हम बात कर लेते हैं जिस तार की लंबाई हमसे पूछी थी, तार की लंबाई यानी कि PQ। अभी मैंने आपको फिगर में बहुत बार एक्सप्लेन किया है कि PQ कितना है 6 जमा में y1 है, देख लेना ऊपर फिगर में, यानी कि 6 प्लस में 3.11 लगभग है, यानी कि 6 और 3 9.11 मीटर लगभग। समझ में आ गई बात भाई। ठीक है, तो ये भी हो गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब देखो जो अगला सवाल इसमें कह रहा है, एक मेहराब अर्ध दीर्घ वृत्ताकार रूप का है, ये 8 मीटर चौड़ा है, केंद्र से 2 मीटर ऊंचा है, एक सिरे से 1.5 मीटर दूर बिंदु पर मेहराब की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब देखो पहली बात तो ये इलिप्टिकल शेप का है, यानी कि दीर्घ वृत्ताकार रूप का है, लेकिन ये सिर्फ आधा है ना, 8 मीटर चौड़ा है और केंद्र से 2 मीटर की ऊंचाई पे है। चलो ठीक है, मान लेते हैं इसका केंद्र 0 0 पे है, इससे 2 मीटर की ऊंचाई लेते हैं पहले,
ठीक है, ये 2 मीटर की ऊंचाई, ठीक है, पे एक बिंदु यहाँ पर लिया मैंने, ठीक है। तो जो एलिप बन रहा है यहाँ पर, जो दीर्घवृत्त बन रहा है वो आधा ही बन रहा है सर, ऐसे पूरा नहीं बन रहा, ठीक है, इसमें आधा ही है ये ऊपर वाला हिस्सा। केंद्र से ये 2 मीटर की ऊंचाई तक है इसकी ऊंचाई, ठीक है, और इसकी चौड़ाई 8 मीटर है सर। चौड़ाई 8 मीटर कहने का मतलब समझते हो ना, कि भाई 4 मीटर चौड़ाई मान लो इस तरफ ले ली हमने, और 4 मीटर इस तरफ, है ना, 4 4 ऐसे लिखो, समझने में आसानी रहेगी। अब मुझे एक बात बताओ कि इसमें यही तो पूछ रहा है, किसी भी एक सिरे से, चाहे इस सिरे से चाहे इस सिरे से, देखो मान लो मैं इस सिरे से देखता हूँ, इस सिरे से यहाँ पे पीछे आ जाओ 1.5 मीटर, कितना मीटर पीछे आ जाओ, 1.5 मीटर, तो 1.5 मीटर पीछे आने पे एक बिंदु मिलेगा। इस बिंदु से इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि ये वाली ऊंचाई, ठीक है, ये वाली, ये ऊंचाई मान लेते हैं, चलो y1 है। तो देखो यार, यहाँ पर ये वाला बिंदु इसी के ऊपर है, इसी इलिप्स के ऊपर है, अर्धवृत्त के ऊपर है, और इसके निर्देशांक हम बता सकते हैं आराम से। कैसे सर? देखो, इसका y निर्देशांक तो y1 हो गया, x निर्देशांक कैसे बताएंगे? इसका जो x निर्देशांक है ये टोटल 4 है, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 4 है, इस 4 में से ये 1.5 हटा दो, 4 में से 1.5 घटाओ ना, 4 में से 1.5 घटाओ कितना बचेगा, 2.5, यानी कि इसका x निर्देशांक है 2.5 मीटर। समझ में आ गई बात? और यहाँ से y1 पता लगा ना, y1 ऊंचाई है 1.5 मीटर की दूरी पे, ठीक है ना, लेकिन 1.5 मीटर नापना इधर से नहीं है, उधर से, एक एंड से, ठीक है। अब आपको फिगर समझ में आ गया? अब जरा ध्यान से देखना कि इसको हम कर कैसे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, ठीक, तो मैंने यहाँ पे लिखा है इसके सॉल्यूशन में, माना केंद्र मूल बिंदु पर है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, तो इसकी जो चौड़ाई होती है वो इधर से इधर a और इधर से इधर a होती है, 2a होता है सर। कितना होता है? 2a, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे पता है 2a को कितना बोला गया है, 8 मीटर बोला गया है। इसका मतलब a बराबर कितना है सर, 4 मीटर है। ये गिवन था सर, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो चौड़ाई होती है इसकी पूरी, है ना, ये 2a होता है। ये हमने बेसिक में किया हुआ, बेसिक नहीं आता, अगर आपको आता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये a होता है सर, और ये भी a होता है, तो a प्लस a, आप डायरेक्ट ये से 4 भी लिख सकते हो, लेकिन वो तो हमने कैलकुलेट मन में किया है ना, तो हमें वो कैलकुलेशन दिखानी पड़ेगी 4 कैसे आया। टोटल 8 था 2a बराबर, तो वो इस तरह से 4 आया, ठीक है। और b तो डायरेक्ट केंद्र से जो इसकी ऊंचाई होती है, ये यही b होता है सर, तो हमें b भी पता है। b कितना है सर, 2 मीटर, ये भी गिवन है, ये वाली चीज़ भी गिवन है, ठीक है। तो हम बोलेंगे दीर्घवृत्त जो है इसका समीकरण क्या होगा, दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होगा सर, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये होगा सर, है ना। अब हम क्या बोलेंगे कि भाई चलो ठीक है, अगर ये इतना है तो टोटल इसको मैं O बोलता हूँ, इसको मैं A बोलता हूँ, इस पॉइंट को मैं B बोलता हूँ। तो मुझे पता है OA टोटल कितना था, मतलब मुझे पहले चलो OB निकालना है, OB, ठीक है। मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पे अलग से पहले निकाल के रख ही लेते हैं कि भाई जो OB है वो 4 में से 1.5 घटा दो सर, कितना बच गया, 2.5 मीटर। तो OB कितना आ गया, 2.5 मीटर, OB यानी कि ये कितना आ गया, 2.5 मीटर, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे माना एक सिरे से 1.5 मीटर की दूरी पर ऊंचाई जो है वो y1 है। इसका मतलब ठीक है, इसका मतलब 1.5 मीटर की दूरी, सिरे से अगर 1.5 मीटर की दूरी निकाल लो तो एक निशान क्या है, 2.5। इसका मतलब 2.5 y1 दीर्घवृत्त पर है,
ठीक है। अगर आप थोड़ा और अच्छे से इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आप एक काम करना, ये लाइन बाद में लिखना, उसके बीच में ये वाला स्टेप यहाँ पे करना। अब टीचर आसानी से समझ पाएंगे कि आपने ये 2.5 कहाँ से लाया। ध्यान से देखो, मैंने कहा माना एक सिरे से 1.5 मीटर की दूरी पर ऊंचाई कितनी y1, यानी कि इस सिरे से 1.5 मीटर की दूरी पर ऊंचाई y1 आ गया। यानी कि अब मुझे इसका एक निर्देशांक निकालना है अगर इसका, तो ये मुझे OB निकालना पड़ेगा। तो मैंने कहा OB क्या हो जाएगा, 4 - 1.5 कर दो, कितना आ गया, 2.5 मीटर। तो इसका मतलब है कि 2.5 y1, इसका x निर्देशांक कितना हो गया, 2.5, y निर्देशांक कितना हो गया, y1। ये दीर्घवृत्त पे है। अब बस इसमें पुट कर दो यार, अब इसमें पुट कर दो अगर दीर्घवृत्त पे है तो। x का स्क्वायर x के यहाँ 2.5 है, यानी कि 2.5 का वर्ग डिवाइड बाई a का वर्ग। a कितना है सर, a है 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 का वर्ग प्लस, है ना, y का वर्ग। y क्या है यहाँ पे, y1 डिवाइड बाई b का वर्ग। b कितना है सर, 2 है, तो यहाँ 2 का वर्ग बराबर 1। यहाँ पे चाहो तो लिख देना कि भाई a बराबर हमने 4 और b बराबर 2 रखा है, और साथ ही साथ ये बिंदु भी दीर्घवृत्त पे था, तो x की जगह पे ये, y की जगह पे ये रखा है। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? यहाँ तक अगर बात क्लियर है तो अब आ जाए यहाँ से। 25 का वर्ग कितना होता है, 625, पर ये 25 नहीं है, 2.5 है, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। 4 का वर्ग आ गया 16, यहाँ से हो गया y1 का वर्ग डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से देखो LCM आ गया 16, तो यहाँ से हो जाएगा 6.25 प्लस 4y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। 16 को उधर गुणा में ले जाओ सीधा यार, है ना, एक काम करो, 16 को उधर गुणा में ले जाओ तो 1 गुणा 16 16 हो जाएगा। तो यहाँ से y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 माइनस 6.25 डिवाइड बाई 4। तो यहाँ से y1 की वैल्यू कितनी हो गई, 16 में से 6 गया 10, फिर ये घटाओगे नहीं, 9.75, ठीक है, बटे में कितना है 4। अच्छा, ये y1 का स्क्वायर है, 4 से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 पॉइंट, तो फिर 4 चौक 16, 1 और 5 15, 4 तियाँ 12, 4 से 28, 4 पंजे 20, है ना, ये आ जाएगा। तो y1 की वैल्यू में अंडर रूट में चला जाएगा, प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। प्लस माइनस क्यों नहीं लग रहा है, इसे नहीं लग रहा है क्योंकि y1 क्या है, डिस्टेंस है। वहाँ फिगर में देखना, यहाँ पे देखो चाहे, y1 मैंने दूरी दिखाया, दूरी नेगेटिव नहीं होती है सर, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ से इसका अंडर रूट निकाल लेना आप, y1 कितना आ जाएगा, 1.56 लगभग, ठीक है। ये भी हो गया, चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखो, ये रहा अगला सवाल। इसमें क्या कह रहा है, एक 12 सेंटीमीटर लंबी छड़ इस प्रकार चलती है कि इसके सिरे निर्देशाक्षों को स्पर्श करते हैं। छड़ के बिंदु P का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए जो x अक्ष के संपर्क वाले सिरे से 3 मीटर की दूरी पे है। ऐसा हमने एक उदाहरण भी किया था। कहने का मतलब क्या है सर कि भाई एक छड़ है, ये मान लो, ठीक है, ये हो गई छड़, ठीक है। अब इस छड़ का ये वाला जो सिरा है इसको A बोल दे रहा हूँ जो x के संपर्क में है, ये वाला जो सिरा है इसको B बोल दे रहा हूँ जो y के संपर्क में है ना। इस छड़ पे बिंदु A जो है इससे 3 मीटर की दूरी पे, A वाले सिरे से 3 मीटर की दूरी पे कोई बिंदु P है। मान लेते हैं इसके निर्देशांक हो गए x, y, है ना। हमेशा कंडीशन यही रहनी चाहिए कि भाई इसको आप सरका सकते हो, लेकिन A वाला सिरा x एक्सिस से टच होना चाहिए, ये y से, ऐसे सरका सकते हो। तो जाहिर सी बात, जब इसको आप हिलाओगे, लेकिन ये इससे चिपका रहे, वो इससे चिपका रहे, तो बिंदु P भी छड़ के साथ साथ मूव करेगा। तो छड़ का मूवमेंट के साथ साथ जो बिंदु P का मूवमेंट होगा, तो P क्या बनाता है, P का पथ कैसा होगा, ये बताना है हमें, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक बात बताओ, अगर ये AP 3 है और ये टोटल AB कितना बताया गया था, 9 या 12, टोटल 12 है, तो 12 में से 3 घटा दो, यानी कि 9 मीटर बचना है। 9 और 3 12 हो जाएंगे वापस से, ठीक है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ इसके सॉल्यूशन में कि भाई मुझे ना AB जो है
वो पूरा बताया गया 12 सेंटीमीटर, और AP जो है ये बताया गया 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हो गया सर? इसका मतलब तो यही हुआ कि अगर मैं BP निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा 12 - 3 यानी कि 9 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा माना P के निर्देशांक क्या है सर? x, y। ठीक है, अब आप जरा ध्यान से देखना सर। ठीक है, इनको जरा ध्यान से देखो, ये मुझे पता है कितने कितने होंगे। ठीक है, ये देखो ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मतलब क्या है? इसका x निर्देशांक, क्योंकि ये इतना ही तो होगा x, तो मतलब ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा x, और ये कितना दिख रहा है? जितना ये y होगा, इसका निर्देशांक क्या है? y है, तो ये कितना हो गया? ये y। अगर ये एंगल मैं थीटा बोलता हूँ क्योंकि इसके पैरेलल मैंने खींचा है, तो ये भी थीटा होगा। ठीक है ना, ये जो है ना, ये x के पैरेलल ही है सर। ठीक, तो अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ भाई, कि ये जो आपको त्रिभुज नज़र आ रहा है, ये वाला, ठीक है, इसको एक नाम दे दूँ, A हो गया, P हो गया, इसको B बोल दिया मैंने, है ना। त्रिभुज APB में ध्यान से देखना, त्रिभुज APB में ये जो त्रिभुज है इसमें, ठीक है, साइन थीटा, ठीक है, ये 90 हो गया, याद रखना। तो साइन थीटा बराबर y/3 हो गया, जाहिर सी बात है, यहाँ पे आप देख लो चाहे, साइन थीटा बराबर क्या हो गया? y/3, क्योंकि साइन थीटा क्या होता था? लंब बटे में कर्ण, तो थीटा के सामने वाला भुजा उसके लिए लंब हो जाएगी, इस त्रिभुज में जो पीला वाला है, तो लंब हो गया y, 90 के सामने वाला कर्ण, लंब बटे कर्ण यानी y/3 क्या हो गया? साइन थीटा। इसको बोल दिया मैंने समीकरण 1। ऐसे ही त्रिभुज, ठीक है, जो ये ऊपर वाला त्रिभुज आपको नज़र आ रहा है सर, ठीक है, जो ये ऊपर वाला त्रिभुज आपको नज़र आ रहा है, यानी कि ये वाला, ठीक, इसको मैंने नाम दिया PB, इसको मैं बोल देता हूँ C। ठीक है, त्रिभुज PBC में, इसमें अगर हम देखें तो cos थीटा मिल जाएगा यहाँ से आराम से। साइन थीटा cos थीटा क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पता होता है, और हमने इस चैप्टर में कुछ ऐसी इक्वेशन पढ़ी है जिसमें इक्वल टू 1 आता है, तो वहाँ से कुछ ना कुछ हिंट मिलता है कि शायद यहाँ से कम बन जाए। चलो देखते हैं, cos थीटा क्या सर? आधार है x, और ये 90 बनेगा यहाँ पे, ठीक है, तो 90 के सामने वाली भुजा यानी कि लंब है, सॉरी कर्ण है 9, तो आधार बटे कर्ण क्या होता है? cos थीटा। ये हो गई समीकरण 2। अब मुझे एक बात बताओ कि आपको इतना तो पता ही होगा, है ना, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये बराबर 1 क्या होता है? cos की वैल्यू क्या है सर? x/9, तो cos का स्क्वायर क्या हो जाएगा? x/9 का स्क्वायर। ऐसे ही साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन थीटा y/3 है, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? y/3 का स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या आ गया सर अपने पास? x का स्क्वायर डिवाइड बाई 9 का स्क्वायर यानी 81, y का स्क्वायर डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर यानी कि 9 बराबर 1। ये एक्स वाई में आया है, यानी कि जो P का लॉकस है, P का जो पथ है वो कैसा दिख रहा है आपको? ये एलिप्स जैसा, यानी कि दीर्घवृत्त जैसा, है ना। इसका मतलब P जिसके निर्देशांक क्या है? x, y का पथ दीर्घवृत्ताकार है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई और ये मैं बताना था। चलिए 5वां सवाल भी हो गया। अब अगले सवाल की बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 6 की। यहाँ पर क्या बोल रहा है? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो परवल है इस वाले के शीर्ष को इसकी नाभिलंब जीवा के सिरों से मिलाने वाली रेखाओं से बना है। तो पहली बात तो ये है सर सॉल्यूशन नंबर 6 में कि यहाँ पे हमें इक्वेशन दी गई है परवलय की। ठीक है, परवलय की इक्वेशन क्या है सर? x² = 12y। तो इसको आप कंपेयर कर सकते हो x² = 4ay से। इसका सीधा सीधा मतलब हो गया कि 4a की वैल्यू दी गई है 12,
तो ए का मान कितना हो गया सर? ए का मान हो गया 4×3=12, यानी कि ये। अब हमसे जो बोला है ना सर, वो देखो y की तरफ खुल रहा है, तो मतलब देखो ये कुछ इस तरह से बनेगा। अब मान लेते हैं कि इसका फोकस है यहाँ पर, जो कि होता है a,0। तो जो त्रिभुज बनेगा सर, ठीक है, जो त्रिभुज बनेगा सर, वो नाभिलंब जीवा से एक भुजा होके जाती है, और बाकी जो दोनों बच गई सर वो ऐसे बना दो। ये बनेगा सर त्रिभुज, देख लो चाहे आप, ये है वो त्रिभुज। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये त्रिभुज है सर, ध्यान से देखना, तो ये अगर, ठीक है, नाभि है, तो ये नाभिलंब जीवा हो गई। नाभिलंब जीवा की लंबाई होती है 4 है। नाभिलंब जीवा की लंबाई आपने पढ़ रखी है 4 है ना। चाहो तो इसको नाम दे देता हूँ मैं बी, और इसको नाम दे देता हूँ सी, ठीक है, और इसको नाम देता हूँ ओ, ठीक है। और आपको पता है इससे दूरी ए रही होगी, ठीक है, ये वाइट कलर में ज़्यादा अच्छे से नज़र आएगा भाई। अगर ये दूरी ए है तभी तो फोकस a,0 आया है, और आपको पता है कि ये नाभिलंब जीवा पे लंब होता है, ठीक है, ये जो अक्ष है ये नाभिलंब जीवा पे लंब होता है। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि त्रिभुज बी और सी का ही तो क्षेत्रफल निकालना है, और बी और सी का क्षेत्रफल कितना होगा सर? 1/2 गुणा में आधार गुणा में लंब। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 गुणा में आधार क्या है? 4a, लंब कितना है सर? a। ध्यान से देखो ना, आधार क्या है सर? 4a, लंब कितना है सर? a, और a की वैल्यू अपने को पता है 3, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ पे आ गया 2 a × a²। a की वैल्यू अपने को पता है 3, तो यानी हो जाएगा 2 गुणा में 3 का वर्ग, 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18, ठीक है, 18 वर्ग इकाई, ठीक है। ये आ गया अपने पास त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आया होगा, आसान सा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखो। इसमें कह रहा है एक व्यक्ति दौड़ पथ पर दौड़ते हुए अंकित करता है कि उसने 2 झंडा, ठीक है, चौकियों की दूरियों का योग हमेशा 10 मीटर रहता है, और झंडा चौकियों के बीच की दूरी 8 मीटर है। व्यक्ति द्वारा बनाए गए पथ का समीकरण ज्ञात कीजिए। जरा ध्यान से देखना, मान लेते हैं कि पहला झंडा फ्लैग 1 यहाँ पर है, और दूसरा झंडा फ्लैग 2 यहाँ पर है। अब जाहिर सी बात है कि 2 बिंदुओं से अगर दूरी निकाली जाए और उनका योग हमेशा एक जैसा रहे, तो वो कैसा बनता है? दीर्घवृत्ताकार बनता है। हमने डेफिनेशन में पढ़ा था ना, मैंने आपको बताया था कि भाई ऐसे बिंदु जिनका इससे डिस्टेंस निकाला जाए, सम किया जाए, मान लो 10 आ रहा है, और इसका भी इससे डिस्टेंस 10 आ रहा है, इसका भी इससे डिस्टेंस 10 आ रहा है, तो ये सब क्या बनाते हैं? एक एलिप्स बनाते हैं। ये हमने पढ़ा था ना। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे एलिप्स बन रहा है सर। क्या बन रहा है? एलिप्स। कुछ खतरनाक सा बन गया नहीं? बना तो अभी अच्छा नहीं है, बट काम चल जाएगा। आप अच्छे से बना लेना यार, आप चित्रकार हो, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर देखो, ये हो गया इसका केंद्र, ये हो गया फ्लैग 1 या फोकस 1। जहाँ पे फ्लैग है फॉर फ्लैग झंडा, वहाँ पे फॉर फोकस यानी कि नाभि समझो, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका वर्टिसिस, ये इसका पहला वर्टेक्स, इसका ये दूसरा वर्टेक्स, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, मैं क्या कहना चाहता हूँ सर, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो योग होता है ना, जैसे कोई भी पॉइंट, जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट हो, इसका इससे और इसका इससे योग जो होगा वो 2a के बराबर ही होता है। वो कैसे आता है अभी मैं बता देता हूँ, ठीक है। कैसे आता है वो भी समझ लो। देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना भाई, सेंटर को अगर मैं ओ बोलूँ, ठीक है, पहले फिगर समझो फिर क्वेश्चन करेंगे। सेंटर को अगर मैं ओ बोलूँ तो ये दूरी सी होती है कि नहीं? आप कहोगे बिल्कुल। ये दूरी भी सी होती है कि नहीं? आप कहोगे बिल्कुल। केंद्र से नाभि की दूरी सी होती है सर, ठीक है। अच्छा, ये दूरी ए होती है कि नहीं? मतलब यहाँ तक दूरी है ना, वो समझ जाना, ठीक है। ये दूरी भी ए होती है कि नहीं? है ना, यहाँ तक की दूरी। आप कहोगे बिल्कुल।
तो फिर ये दूरी क्या होगी, ये हो जाएगा a में से c घटा दो, ये a माइनस सी है। अब जरा ध्यान से देखना, अब जरा ध्यान से देखना, मैं क्या बोलूँगा कि यहाँ पर सॉल्यूशन नंबर 7 में भाई दूरी कहीं से भी निकालो। मान लो बंदा यहाँ पे है, तो यहाँ से f1 की दूरी है ना, v1 f1 प्लस v1 f2, ये 10 बताया गया है सर। मतलब इस पथ पे वो कहीं भी होगा, चाहे यहाँ पर भी हो, तो इस बिंदु से f1 की दूरी, इस बिंदु से f2 की दूरी जोड़ा जाएगा, 10 आएगा। सबसे आसान क्या है, वहाँ से प्रूफ करने में दिक्कत रहती है, विजुलाइज करने में दिक्कत रहती है। बंदा यहाँ पर होगा तो यहाँ से इसकी दूरी क्या हो जाएगी, v1 f1, और जब बंदा यहाँ पर है तो इससे उसकी दूरी भी निकालोगे f2 की, तो क्या हो जाएगी, वो v1 से लेके f2 की दूरी जोड़ के कितना आ गया, 10 आ गया। आप जरा ध्यान से देखो, v1 f1 मतलब इतना क्या है, ये पूरा a है, a में से c हटा दो, ध्यान से देखो ना, ये पूरा a है, इस a में से ये वाला हिस्सा c हटा दो, तो क्या बचेगा, a माइनस सी, यानी कि v1 f1 क्या है, a माइनस सी है प्लस। यहाँ से आसानी से प्रूफ हो जाता है। v1 f2, v1 से लेके f2 की दूरी कैसे निकालेंगे सर, देखो ना, ये पूरा क्या है सर, a है, और ये पूरा क्या है, c है, तो a ये रहा और ये c, यानी कि ये हो जाएगा a प्लस सी। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस सी बराबर कितना है, 10 है सर। तो माइनस सी प्लस सी गया 2 है। इसीलिए कह रहा हूँ कि डायरेक्ट भी आप यूज कर सकते थे इसको, कि दीर्घवृत्त पे कोई भी बिंदु का दूरी निकाला जाए फिक्स पॉइंट से, इससे और जोड़ा जाए, वो 2a के बराबर ही आता है सर। यानी कि जो मेजर एक्सिस की लंबाई होती है इसमें, उसी के बराबर आता है। वो क्यों आता है मैंने यहाँ समझा दिया, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, यहाँ से 5 हो जाएगी। यूनिट क्या चल रही है, मीटर। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अच्छा, झंडा चौकियों के बीच की दूरी 8 है। झंडा चौकी मतलब एक झंडा चौकी f1 पे है, एक झंडा चौकी f2 पे है, इनके बीच की दूरी यानी कि ये वाली दूरी, ठीक है, इनके बीच की दूरी यानी कि ये वाली दूरी 8 बताई गई है। तो यहाँ से f1 f2 ये हमें बताया गया है 8 मीटर, ठीक है। तो ये दूरी जो होती है वो 2c के बराबर होती है सर। क्यों, क्योंकि ये एक c है और ये एक c है, 2c हो गए। तो 2c बराबर कितना है सर, 8, तो c बराबर कितना हो जाएगा, 4। अब हमने इलिप्स के केस में पढ़ रखा है, जगह तो है वैसे, ऊपर क्यों करना, ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ बस। ठीक है, हमने इलिप्स के केस में क्या पढ़ा हुआ है सर, कि a² बराबर होता है b² प्लस c² के। a की वैल्यू कितनी है सर, 5, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, और c की वैल्यू कितनी है सर, 4 मीटर, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो a की वैल्यू 5 यानी उसका स्क्वायर हो गया 25, b² नहीं पता, c की वैल्यू है 4 तो उसका स्क्वायर हो गया 16। तो यहाँ से b² की वैल्यू हो गई 25 - 16 यानी कि 9। अब b² से ही काम चल जाएगा, b की निकालने की जरूरत नहीं है। हमसे क्या पूछा गया था, पथ का समीकरण, है ना, पथ का समीकरण। अच्छा, इससे पहले एक लाइन लिखनी पड़ेगी आपको, ठीक है, यहाँ पर, क्योंकि योग हमेशा 10 रहता है ना, दो निर्धारित बिंदुओं से दूरी सदैव 10 मीटर है ना। यही तो बोला गया है कि भाई दो फिक्स बिंदु हैं, दो निर्धारित बिंदु हैं, उनसे दूरी हमेशा 10 मीटर रहती है। इसका मतलब जो पथ दीर्घवृत्त के आकार का है, पथ दीर्घवृत्ताकार है, ये लिखना पड़ेगा आपको। समझ में आ गई बात, क्योंकि भैया दो फिक्स पथ पे कोई भी बिंदु ले रहे हो, दो फिक्स बिंदु से दूरी हमेशा बराबर है नहीं, जो पथ है वो दीर्घवृत्ताकार है। समझ में आ गई बात। तो अब यहाँ से हम बोलेंगे कि जो दीर्घवृत्त है, सर, उसका समीकरण क्या हो जाएगा, x² डिवाइड बाई a² प्लस y² डिवाइड बाई b² इज इक्वल टू 1, है ना। या यूँ बोल दो कि जो पथ जो है वो दीर्घवृत्ताकार पथ वही हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा x² डिवाइड बाई a का स्क्वायर। a कितना है सर, 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, प्लस में y² डिवाइड बाई b²। अब b² ही 9 है, b की वैल्यू 9 नहीं है, b² ही 9 है, तो ये आ गया सर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। 7वां
8वें सवाल को देखो जरा। 8वें सवाल में क्या कह रहा है कि परवलय है सर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। क्या है अपने पास? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अगर ऐसा है तो सोचो इसका फोकस क्या होगा सर, है ना, ये x पे खुल रहा है यानी कि फोकस हो जाएगा a,0। ठीक है, कह रहा है इसके अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज है। हालांकि हमें फोकस की जरूरत यहाँ पे शायद पड़ेगी नहीं, तो अभी देखते हैं, पड़ेगी तो बनाए निकालेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज है जिसका शीर्ष परवलय के शीर्ष पर है। त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात की। चलो ठीक है ना, जरूरत नहीं पड़ रही फोकस की। तो ये एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x यानी कि प्लस एक्स, पॉजिटिव एक्स की तरफ ये खुलता है। परवलय जो है ये पॉजिटिव एक्स की तरफ खुलता है सर। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना है समबाहु, और त्रिभुज का एक शीर्ष कहाँ पे होगा? जहाँ पे इस पैराबोला यानी परवलय का शीर्ष है। तो ये कैसे बनाया जा सकता है सर? देखो ना, ये सिमेट्रिक होता है सर, जितना उधर चलोगे यानी कि सब कुछ उतना उतना ही इधर भी होगा सर। तो इसका मतलब समझते हो ना, इसका मतलब ये है सर कि ये जो अगर त्रिभुज ऐसे बनेगा, ठीक है, इसको नाम देता हूँ OAB, फिर आगे मैं बोलता हूँ मैं क्या बोल रहा था। ठीक है, देखो अब ये सिमेट्रिक होता है सर यानी, और ये भी ठीक है, जितनी लंबी भुजा ये है उतनी लंबी ये है और उतनी लंबी ये वाली भुजा भी है, ये पूरी। ठीक है, तो इसका मतलब है सर, ध्यान से देखो, इसका मतलब है कि ये जो है ना, ये इस भुजा का मध्य बिंदु ही होगा, बिल्कुल बीचों बीच, जितना ऊपर रहेगा उतना ही नीचे रहेगा, और ये इसके पैरेलल भी बनेगा। क्यों? क्योंकि जितना दूरी आप इस तरफ से गए उतना ही एंगल पे दूरी इस तरफ पे आए, बस सब कुछ सिमेट्रिकल चल रहा है। तो इसको समझाने के लिए एक अच्छा तरीका पता है क्या है? अच्छा तरीका ये है सर, ध्यान से देखना। मैं मान रहा हूँ कि ये m ऊपर है, y में भी नहीं, y भी मान सकते हो बट कोई नहीं, m में ज़्यादा अच्छा रहेगा। m नीचे है, अगर ये m ऊपर है तो m नीचे है, और ये मान लिया कि ये इसका यहाँ से यहाँ तक x की दूरी जो है n आ गई। कितनी आ गई सर? n आ गई। सोचो अगर ऐसा हुआ है, अगर ऐसा है, मैंने क्या बोला भाई, ये m ऊपर m नीचे, मतलब जो लंबाई है ना, भुजा की लंबाई में 2m लेके चल रहा हूँ सर, भुजा की लंबाई 2m लेके चल रहा हूँ। ठीक है, मैं लिख देता हूँ चाहो तो। माना त्रिभुज की भुजा, माना, देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, माना त्रिभुज की भुजा 2m, अब इकाई तो बताया नहीं ना, मीटर सेंटीमीटर, 2m इकाई है, तो m ऊपर m नीचे। 2m क्यों लिखा? ताकि मुझे a के निर्देशांक निकालने में आसानी हो। देखो इसका x निर्देशांक कितना हो गया n, और y निर्देशांक कितना हो गया m। देखो ना जरा, ये है अपना x एक्सिस, तो x कितना लिया मैंने? n लिया। y ऊपर कितना जा रहा है? m, क्योंकि टोटल 2m है a b, तो ये उसका आधा हो जाएगा सिमेट्री से। वो प्रूफ करके नहीं दिखाना सिमेट्री वाली चीज़। ठीक है, तो ये हो गया m। ठीक है, अब मुझे पता है कि अगर ये इतना है तो हम बोलेंगे अतः जो बिंदु है, कौन सा? n, m परवलय पर है। देख लो जरा फिगर से, फिगर आपने बना दिया और यहाँ लिखते भी नहीं हो तो चल जाता है, पर दोनों मत छोड़ देना, यहाँ लिखो भी नहीं और वहाँ फिगर में भी नहीं दिखाओ कि n किसे बोल रहे हैं, m किसे बोल रहे हैं, तो नंबर कटेंगे। पर मैंने यहाँ पे दिखा दिया n किसे बोल रहा हूँ, बिंदु कहाँ पे, परवलय पे कैसे। ठीक है, आप टीचर समझ जाएंगे। तो यहाँ पर देखो, तो जाहिर सी बात है x की जगह पे n और y की जगह पे m पुट कर सकते हैं, y का स्क्वायर है, y की जगह m है ना, तो यानी कि m का स्क्वायर बराबर 4ax, x की जगह n आ गया। ये हो गई समीकरण 1, ये हो गई समीकरण 1। एक और चीज़ सर, क्या मैं बोल सकता हूँ OA जो है, ध्यान से देखना जरा इसको, अभी जो मैं लिखने जा रहा हूँ, क्या मैं कह सकता हूँ कि जो OA है और जो AB है वो आपस में बराबर है, वो आपस में बराबर है। यानी कि देखो ना, OA मतलब क्या? OA मतलब दूरी सूत्र लगा दो, दूरी सूत्र n-0 का स्क्वायर, n-0 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि m-0 का स्क्वायर, क्योंकि इसके निर्देशांक 0 0 है ना सर। ठीक है, यानी कि m-0 का स्क्वायर, और जो a भी है तो 2m ही है सर, है ना। मैं यही तो बोल सकता हूँ कि भाई जो त्रिभुज था वो समबाहु त्रिभुज था, तो सारी भुजाएं बराबर होंगी, यानी कि ये भुजा भी इस भुजा के बराबर होनी चाहिए। इस भुजा की लंबाई क्या हो जाएगा? x2 - x1 n-0 का स्क्वायर प्लस y2 - y1
m माइनस 0 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, दूरी सूत्र लगा दो ना, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो सर, दोनों तरफ क्या कर दो स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर कर दो उधर भी स्क्वायर कर दो, अंडर रूट हट क्या होगा, अंडर रूट हटने के बाद क्या मिलेगा, n माइनस 0 का स्क्वायर यानी n का स्क्वायर, m माइनस 0 का स्क्वायर यानी m का स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा 4m स्क्वायर। दोनों तरफ वर्ग किया है सर, दोनों तरफ ये जो अलग से स्क्वायर दिख रहे हैं ये दोनों तरफ वर्ग किया है सर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, अब इससे फ़ायदा क्या होने वाला है अपना वो भी देख लो, क्वेश्चन कितना आसान हो गया। तो यहाँ से एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, एम स्क्वायर उधर माइनस में आएगा 3m स्क्वायर, है ना। अब मुझे पता है कि ये हो गई अपनी समीकरण 2। अब जरा एम स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट करो, देखो एन स्क्वायर की जगह एन स्क्वायर ही रहेगा, 3 यहाँ पे क्या है एम स्क्वायर की जगह 4an, यहाँ आ जाएगा 4an। समझ में आई बात, मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने यहाँ पे एम स्क्वायर बराबर 4an रख दिया है, समझ में आ गई बात, यहाँ पे ये पुट किया है मैंने। ठीक, अब ठीक है यहाँ पे चाहो तो लिख दो 1 व 2 से, 1 व 2 से, फिर पूरा लिख देना, एम स्क्वायर का मान ये पुट करने पे, है ना। तो आपको बाद में फिगर देखने पे याद आ जाएगी हमने क्या किया, इसलिए इसका कलर ही बदल देता हूँ मैं, अब आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है कि एम स्क्वायर की जगह 4an रखा है मैंने बस। अब देखो जरा n से n काट सकते हो क्या, हाँ, लेकिन तभी काट सकते हो जब n 0 ना हो। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं n 0 तो नहीं है सर, भाई n से n काटने वाला दोनों तरफ n से डिवाइड किया है, n 0 तो नहीं है क्योंकि अगर n 0 हो गया जाहिर सी बात है तो वो त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से अब आप n से n काट देना, तो n से n काटोगे तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 है। ठीक है, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे समझो कि यहाँ से हो जाएगा n स्क्वायर इक्वल टू 3 चौक 12an, इसको माइनस में लेके आते हो ना आप, ऐसे काटते नहीं है ना डायरेक्ट भाई, तो यहाँ से n कॉमन लेते हो ना, तो यहाँ बचेगा n माइनस 12 है इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा n की वैल्यू 0 या फिर n बराबर 12 है, ये मैं कह रहा था। लेकिन ये 0 तो हो नहीं सकती है, कैंसिल हो जाएगा क्योंकि n 0 नहीं हो सकता यहाँ पे, ये वाली जो चीज़ है ये कैंसिल हो जाएगी सर। क्यों, क्योंकि n कैन नॉट बी 0, क्योंकि n 0 हो गया, n 0 हो गया तो भैया ये 0 होने का मतलब ये पॉइंट खिसक के यहीं पे आ जाएगा, त्रिभुज नहीं बनना। ठीक है, तो त्रिभुज बनाने के लिए मुझे n को 0 रख ही नहीं सकता मैं, तो n की वैल्यू आ गई 12 है, n की वैल्यू कितनी आ गई 12 है। मुझे तो m निकालना है, क्यों, क्योंकि मुझे तो भुजा निकालनी है, भुजा 2m है, m पता लग गया तो 2m पता लग जाएगा। तो चलो m निकाल लेते हैं। m कैसे निकालोगे, आपको पता है m का स्क्वायर, ठीक है, m का स्क्वायर क्या है 4an के बराबर, अभी हमने ऊपर रखा था 4an, यानी कि कितना हो जाएगा 4 गुणा में a कितना है सर, सॉरी 4a, सॉरी 4a इंटू में n कितना है मतलब 12 है। तो यहाँ से आ गया एम स्क्वायर इज इक्वल टू 4 12 48 हो गया गुणा करने के बाद, और a इंटू ए स्क्वायर, तो यानी कि m की वैल्यू प्लस माइनस पर माइनस नहीं लेंगे, अंडर रूट 48a, है ना। भुजा जो थी वो 2m थी सर, यानी कि हो जाएगा 2 अंडर रूट 48a, है ना, क्योंकि m का डबल करोगे तो यहाँ से 16 3 48 होगा, 16 का रूट 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 रूट 3a, इतने इकाई आएगी भुजा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में।